ही का तमाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। दिवाली की लंबी छुट्टी के बाद 3-4 दिन बाद एक बार फिर तैयार है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले देखिए आज मनी सेंट्रल में कौन सी खबरें शामिल हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर आज विश्लेषण करेंगे हम अंशुमान जी के साथ। शुरुआत होगी क्यों घटी मंडियों में धान की आवक, हफ्ते भर में गूगल पर क्यों लगा दूसरी बार जुर्माना, सरकार कराएगी डीटीएच कंपनियों का ऑडिट, राज्यों के बजट में दिख रही दरारें, तेल पर सियासत तेज, सऊदी अरब ने साधा अमेरिका पर निशाना, और सुनक के आने से क्या आसान होगी एफटीए की राह। जी हां, ब्रिटेन में सुनक ने कमान संभाली है। क्या इससे भारत ब्रिटेन के बीच जो एफटीए की बातचीत लंबे समय से चल रही है, क्या उसकी कुछ राह आसान होगी या कुछ ऐसा नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा? इस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत मंडियों से। देश की प्रमुख मंडियों में खरीफ के धान की आवक पिछले 18 साल में सबसे कम रही। इसकी बड़ी वजह इस साल देश में कई हिस्सों में असंतुलित मानसून रहा। दो तरफ से मानसून ने मार मारी। पहले देर से बारिश हुई, इस वजह से बुआई में देरी हुई। इसके बाद बेमौसम बारिश की मार भी धान की फसल पर पड़ी। यही वजह है कि अब आवक पर इसका असर दिख रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1 से 20 अक्टूबर तक देश की अलग अलग मंडियों में 39 लाख टन के करीब गेहूं धान पहुंचा है, जबकि इससे पहले इतनी कम आवक 2014 में हुई थी। तब 34 लाख टन धान मंडियों में पहुंचा था। सर, इस साल सरकारी खरीद का लक्ष्य क्या रह सकता है? किस तरीके के संकेत मिलते दिख रहे हैं? धान की आवक और गिरावट का जो संकेत है वो शुरुआत, हालांकि इस बात की संभावना हमें थी पहले से, क्योंकि खरीफ की फसल आने में देरी होगी बाजार में, क्योंकि कई सारे हिस्सों में लेट तक रेंज चली और कई जगह सोइंग और बुआई भी लेट हुई थी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर इसे सरकार के टारगेट के तौर पर देखें शुभम, तो सरकार को इस साल करीब 518 लाख टन की खरीदारी करनी है, और उस दृष्टि से ये खरीफ के मौसम की शुरुआत धान की खरीद की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। अगले 2 हफ्ते काफ़ी क्रूशियल हैं। इन 2 हफ्तों में हमें पता चलेगा कि क्या धान की खरीद के लक्ष्य के हिसाब से आवक हो पाई है कि नहीं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि पंजाब के कुछ हिस्सों में एक वायरस का अटैक हुआ है पैडी पर, जिसका असर भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसका ईल्ड पर असर पड़ रहा है। इस साल धान की फसल की सबसे बड़ी चुनौती ईल्ड पर असर पड़ना है। तेज लेट बारिश होने के कारण उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में धान की फसल पर असर पड़ा और उसमें उसकी पैदावार में कमी आ सकती है। 2 तरीके के ट्रेंड बाजार में हमें दिखाई दे रहे हैं। चूँकि मंडियों में धान नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए कुछ जगह एमएसपी से ऊपर धान बिक रहा है, जबकि कई जगह जो खराब और कमज़ोर ईल्ड वाला धान है वो एमएसपी की प्राइस से नीचे बिक रहा है। लेकिन खरीफ के मौसम में खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए खबर थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि कई तरह से अगर आप देखें तो भारत के लिए रबी का मौसम भी सरकारी खरीद के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं गया था। सरकार को देर तक खरीद करनी पड़ी थी। इस साल मानसून को लेकर कई सारी संभावनाएं ऐसी हैं जो इस साल खरीफ की फसल पर असर डाल सकती हैं, इसलिए हमारी निगाह इस पर करीब से बनी रहेगी। सरकार का इस साल का अनाज भंडारण का, खाद्यान्न का लक्ष्य काफ़ी बड़ा है, क्योंकि गेहूँ और चावल के जो बफर स्टॉक हैं वो अपने बफर नॉर्म्स के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। रिकॉर्ड गिरावट हमने भारत के खाद्यान्न भंडारों में देखी है। 2004 के बाद 18 साल बाद ऐसा हुआ है कि ये आवक इतनी कम है। आगे देखना ये होगा कि अब आवक बढ़ती है नहीं बढ़ती है, और अगर बढ़ती भी है तो क्वालिटी क्या रहती है, क्योंकि क्वालिटी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का समय हो गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन से आप पहले से जूझ रहे हैं, चाहे आप सरकारी आंकड़े देखिए, और आंकड़े जैसा अंशुमान जी कहते हैं ना कि आंकड़े कुछ बताते हैं, महंगाई महसूस कुछ होती है। तो आप अगर पहले से महंगाई से टच रहे थे तो अब आप इसका टेम्परेचर और बढ़ने वाला है, किन किन मोर्चों पर बढ़ने वाला है, कहाँ कहाँ बढ़ने वाला है और अब तक क्यों नहीं बढ़ा, ये सब कुछ आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में पता चलेगा। पिछले कई महीनों से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को और झटके लग सकते हैं। दिवाली बीत चुकी है और अब कई सेक्टर की कंपनियां अपने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। दिवाली से चंद दिनों पहले अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए। अब एफएमसीजी कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। पिछले 1 सप्ताह के दौरान भारत में पाम ऑयल 22% महंगा हो गया है। एफएमसीजी कंपनियां पहले ही साफ कर चुकी थीं कि वे दाम बढ़ाने के लिए दिवाली के गुजरने का इंतजार कर रही थीं। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर,
विप्रो कंज्यूमर केयर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर और ब्रिटानिया जैसी एफएमसीजी कंपनियां कच्चे माल के लिए पाम ऑयल पर काफी निर्भर रहती हैं। इन कंपनियों को आशंका है कि पाम ऑयल के दाम अभी 20% तक और चढ़ सकते हैं। ऐसे में उनके सामने दाम बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। कंपनियां इसकी शुरुआत डिस्काउंट को वापस लेने से करेंगी। आम लोगों की चिंता यहीं तक सीमित नहीं है। पाम ऑयल के अलावा गेहूं और चावल जैसे अनाज भी हालत बिगाड़ रहे हैं। सरकारों के प्रयास के बाद भी गेहूं के दाम पर लगाम नहीं लगी है। पिछले कुछ समय में गेहूं और चावल दोनों महंगा हुआ है। ये दोनों ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अनाज हैं। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि इनकी कीमतों में बढ़ोतरी सामान्य है, लेकिन बाजार पर इसका असर नहीं हो रहा है। हालात ये हैं कि इस साल अभी तक गेहूं की थोक कीमतें करीब 25% बढ़ चुकी हैं। जनवरी में इसका भाव 2174 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अभी 526 रुपए बढ़कर 2700 रुपए पर पहुंच गया है। खुदरा बाजार में इसका भाव करीब 12% चढ़कर 31 रुपए किलो के पार निकल गया है। इसके कारण आने वाले दिनों में आटा से लेकर चावल तक महंगा हो सकता है, जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। रुपए की कमजोरी आयातित महंगाई को भी बढ़ा सकती है, यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेकर तमाम वे चीजें जो कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर हैं, उनके दाम बढ़ सकते हैं। एक चिंता सीमेंट की भी है। यहाँ भी कीमतें बढ़ने की आशंका गहरी है। IIFL की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में सीमेंट की औसत कीमत 6 रुपए प्रति बोरी बढ़ी है। इसके बाद अक्टूबर में औसत कीमत 15 रुपए प्रति बोरी बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने में सीमेंट करीब 6% महंगा हो गया है। अभी दिसंबर तक सीमेंट के दाम और बढ़ने की आशंका है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 7.4% रही। इस तरह लगातार 3 तिमाही में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के दायरे से बाहर रही। इस साल की शुरुआत यानी जनवरी 2022 से ही खुदरा महंगाई 6% से ज्यादा बनी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब रिजर्व बैंक को इस मुद्दे पर सरकार को सफाई देनी पड़ेगी। महंगाई को काबू करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ने कई प्रयास किए हैं। सरकार ने जहां गेहूं समेत कई खाने पीने की चीजों के निर्यात पर पाबंदियां लगाई, वहीं पाम ऑयल जैसे खाद्य तेलों के लिए आयात शुल्क में कटौती की। रिजर्व बैंक भी अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है। महंगाई को काबू करने के लिए मई से अब तक रेपो रेट को 1.90% बढ़ाया जा चुका है। हालांकि ये सारे प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। अब तो इस बात की भी आशंका है कि आने वाले महीनों में महंगाई की मार और बढ़ सकती है। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन की रिपोर्ट। दिवाली के बाद कई मोर्चों पर महंगाई तेजी से बढ़ सकती है, ये तो आपको इस रिपोर्ट से पता चल गया। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि कंज्यूमर गुड्स मार्केट में एंट्री लेवल प्रोडक्ट से ज्यादा डिमांड प्रीमियम प्रोडक्ट की, यानी कि महंगे प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं और जो मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट हैं वो कम बिक रहे हैं। सर, इसकी क्या वजह है? ये टिपिकल जिसको हम लगातार मनी सेंट्रल में और अपने अन्य कार्यक्रमों में चर्चा करते रहते हैं कि भारतीय बाजार ने इस दिवाली से पहले से एक स्ट्रांग के शेप रिकवरी जिसको हम कहते हैं वो दिखाना शुरू किया था। यही हाल हमने मोबाइल फोन्स के मार्केट में देखा, यही हाल हमने बाइक्स के मार्केट में देखा, यही हाल हमने कारों के बाजार में देखा और अब वो कंज्यूमर उत्पादों के बाजार में आया है। दिक्कत यह है कि भारत की जो FMCG कंपनियां हैं उनके बिजनेस मॉडल पूरी तरह नॉन प्रीमियम या मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स के बेस पर हैं, जहां वॉल्यूम में बिक्री होती है। जैसे HUL का केवल 1/3 के आसपास पोर्टफोलियो ऐसा है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आता है। यही स्थिति प्रॉक्टर एंड गैम्बल या बाकी कंपनियों की है। अब भारतीय बाजार में खासतौर से अर्बन बाजारों में, शहरी बाजारों में हमें दिवाली के बाद ये स्थिति दिखाई दी, दिवाली के दौरान भी स्थिति दिखाई दी कि महंगी चीज़ें जिनको लोग अफोर्ड कर सकते थे उनकी बिक्री ज़्यादा हुई है। इसका मतलब यह है कि जिस पर हम लगातार मनी सेंट्रल के अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा करते रहे कि महंगाई का जो असर है वो जो सबसे ऊपर का उपभोक्ता वर्ग था उसकी मांग पर बहुत ज़्यादा उसे प्रभावित नहीं किया, लेकिन नीचे के स्तर पर आते ही जैसे ही मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से निचले स्तर पर आते हैं जहाँ बड़ी खपत आती है वहाँ महंगाई का असर हमें दिखाई दिया और उनकी बिक्री नहीं बढ़ी। और इस बार ग्रामीण मांग को लेकर भी अलग अलग बाजारों से अलग अलग तरीके के रुख दिखाई दिए। कुछ बाजारों में ग्रामीण मांग आती दिखाई दी, कुछ राज्यों में ग्रामीण मांग बुरी तरह टूटी हुई दिखाई पड़ी थी। अब ये जो के शेप रिकवरी है जिसमें कि महंगी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं और सस्ती और ज़्यादा खपत वाली चीज़ें कम बिकती हैं, ये अब ऑटोमोबाइल और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से
उपभोक्ता उत्पादों तक, एफएमसीजी तक फैल रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने यह जुर्माना अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया है, मतलब गूगल अपनी मार्केट पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा था। आप इसको ऐसे समझिए, सीसीआई ने पाया कि गूगल प्ले स्टोर पर अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। एक हफ्ते से कम का ही समय हुआ है, ये दूसरा मौका है जब गूगल के खिलाफ सीसीआई ने बड़ा कदम उठाया। इससे पहले नियामक ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस पर कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1337 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया था। सर, सीसीआई ने अपने ऑर्डर में बताया क्या क्या है? ये मेरे हिसाब से भारतीय आईटी मार्केट के लिए और दुनिया के आईटी मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर है। भारत के कंपटीशन कमीशन की तरफ से एंटी ट्रस्ट लॉ की 2 बैक टू बैक कार्रवाई होना, 1300 करोड़ और 900 करोड़ रुपए का जुर्माना गूगल पर लगाना। इसका जो असर है और उसकी लहरें काफ़ी दूर तक जाएंगी और ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि भारत में अधिकांश लोग अपने स्मार्टफोन का और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल क्या कर रहा था, सीसीआई ने इतने बड़े फैसले में, 2 फैसलों में बार में इस तरीके की पेनल्टी क्यों लगाई और गूगल इस तरीके के एंटी ट्रस्ट लॉ पूरी दुनिया में क्यों फेस कर रहा है, वो इस पूरे ऑर्डर में स्पष्ट रूप से बताया गया। भारत में करीब 97% स्मार्टफोन्स जो बिकते हैं, 600 मिलियन के आसपास स्मार्टफोन बिकते हैं, वो उसमें उन पर गूगल का कब्जा है। यानी उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन में होता है। जहां से समस्या और विवाद शुरू हुआ और जिसको सीसीआई ने हिट किया और जिसे समझने की कोशिश की, वो 3-4 एग्रीमेंट्स हैं जिन पर गूगल अपने बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ या एंड्रॉयड को प्रयोग करने वालों के साथ साइन करता है। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है जिसको माडा कहते हैं, दूसरा एग्रीमेंट है एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट जिसको एएफए कहते हैं, तीसरा है एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी कमिटमेंट एग्रीमेंट और चौथा है रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट। ये 4 ऐसे एग्रीमेंट हैं जो एंड्रॉयड का इस्तेमाल करके कोई भी सिस्टम बनाने वाले, कोई भी ऐप बनाने वाले लोगों को बुरी तरह बांध देते हैं और इस तरह से एंड्रॉयड के भीतर आने पर ऐप डेवलपर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को वो आज़ादियां नहीं रह जाती जिन आज़ादियों के कारण इंटरनेट को फ्री कहा जाता है। चूंकि एंड्रॉयड का सोर्स कोड ओपनली एक्सेसिबल है, सबके पास है, तो इसलिए स्मार्टफोन के जो बेसिक फीचर्स हैं उनमें गूगल अपने लेवल से ये कोशिश करता है कि वो प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस को इंक्लूड नहीं करे, लेकिन इन एग्रीमेंट के जरिए वो इस बात के लिए डेवलपर्स को फोर्स करता है कि वो आकर एंड्रॉयड के गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम का इस्तेमाल करें और इसे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस माना गया सीसीआई की तरफ से। दूसरा महत्वपूर्ण, काफ़ी लंबा फैसला है ये सीसीआई का। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कि एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट है वो गूगल का सबसे बड़ा मार्केट है और उसमें भी जो सर्च का मार्केट है उसमें कंपनी जनरल इंटरनेट सर्च के मार्केट में भी डोमिनेट करती है, डेस्कटॉप के जरिए, क्रोम के जरिए भी और इसके के जरिए भी। तो जो नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक ब्राउज़र मेकर्स हैं जैसे कि फायरफॉक्स वगैरह, इन पर ये इनकी तुलना में गूगल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को इस बात के लिए दबाव बनाती है कि सर्च इंजन मार्केट में भी उसे बड़ी हिस्सेदारी दी जाए। यानी जब अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर्च के लिए गूगल के ब्राउज़र का इस्तेमाल भी करें। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी जिसको कि तकनीकी भाषा में सिक्योर एक्सक्लूसिविटी कहते हैं। गूगल अपनी एक्सक्लूसिव पहुँच बनाए रखना चाहता है। तो एंड्रॉयड के जरिए एक तरफ ऐप डेवलपर्स को उन शर्तों के तहत बांधना और दूसरा सर्च के जरिए जो OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें इस बात के लिए बाध्य करना कि वो सर्च इंजन में वरीयता गूगल को दें। ये 2 बड़ी चीज़ें थी जिसके कारण गूगल पर ही जुर्माना लगाया गया। और दिलचस्प बात यह है कि गूगल ने अपने आप को कंपटीशन के तौर पर तर्क दिया सीसीआई के सामने कि एप्पल से उसको गहरी चुनौती मिलती है क्योंकि एप्पल का प्ले स्टोर और गूगल का प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर के बीच कंपटीशन है। लेकिन सीसीआई ने अपनी स्टडी में पाया कि नहीं, बड़ा बाजार का हिस्सा गूगल के पास है और गूगल की ये गतिविधि एकाधिकारपूर्ण है और मोनोपोलिस्टिक है। सर, पेमेंट को लेकर भी कुछ फैसला आया है, वो क्या है? दूसरा इशू जो था वो पेमेंट सिस्टम्स का था जिस पर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। अमेरिका में भी और भारत में भी लगातार कंपटीशन कमीशन इस बात पर दबाव बना रहा है। इसकी शिकायतें की जाती रही हैं कि गूगल पेमेंट सिस्टम्स को भी अपने सारे ऐप्स के डाउनलोड के लिए गूगल अपने पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, दोनों तरह से, एक तो गूगल पे और गूगल के प्ले स्टोर के पेमेंट सिस्टम्स को लेकर। यह फैसला उससे जुड़ा हुआ है।
गूगल इस बात के लिए बाध्य करता है कि जो एंड्रॉयड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है या फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है वो ज़्यादातर ऐप्स की खरीद प्ले स्टोर से करे, गूगल के प्ले स्टोर से करे। जबकि इस पर भारत के डेवलपर्स ने लगातार गूगल को इस बात पर दबाव बनाया है कि बाकी प्ले स्टोर्स या बाकी बाजार भी खोले जाने चाहिए जहां से ऐप डाउनलोड किए जा सके। और गूगल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बहुत सारे पेमेंट्स उसके जरिए रूट होते हैं। ये दूसरा फैसला था जिसके कारण CCI पर ने गूगल पर पाबंदी लगाई। और दोनों फैसले पूरे के पूरे इंटरनेट इतिहास में काफ़ी बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे। हमें याद आता है वो पुराना फैसला जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ था, जब माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ब्राउज़र बेचती थी जिसे इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता था, और उसके खिलाफ मोनोपोली का मामला चला था। और बहुत बड़ा फैसला अमेरिका की एंटीट्रस्ट कोर्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ दिया था, जिसमें यह कहा था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और ऑपरेटिंग सिस्टम दो अलग अलग चीज़ें हैं, और माइक्रोसॉफ्ट किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसका एक्सप्लोरर भी इस्तेमाल करे। और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का मार्केट माइक्रोसॉफ्ट का नीचे गया और गूगल क्रोम को बाजार में बड़ी हिस्सेदारी मिली थी। सर अब देखिए CCI ने कुछ समय दिया है, कहा है कि 15-20 दिन लीजिए आप और सारी चीज़ें सेट कीजिए। आपको क्या लगता है कि अब कैसे बदलेगा एंड्रॉयड स्पेस पूरा अगर इस फैसले के बाद? हाँ, यहाँ से सबसे बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी, और आपके फ़ोन में काफ़ी बदलाव आने वाले समय में हो सकते हैं, जो नए फ़ोन आए उनमें दिखाई दे सकता है। कुछ बड़ी चीज़ें इस फैसले के बाद कम से कम भारतीय बाजार में तो बदलेंगी, और शायद दुनिया के रेगुलेटर इस फैसले को नज़ीर मानकर अपने यहाँ बदलाव करें। जितने भी स्मार्टफोन मेकर्स हैं, इस फैसले का जो फलित है या जिसका अर्थ जो बाजार समझ रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है उस हिसाब से कि जितने स्मार्टफोन मेकर्स हैं वो अब गूगल के प्रोप्राइटरी ऐप को अपनाने के लिए बाध्य नहीं होंगे, वो प्री इंस्टॉल करने के लिए या प्री बर्न एप्स देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इस फैसले का मतलब ये हुआ। दूसरा, जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट गूगल के साथ बाकी डेवलपर्स के या सर्विस प्रोवाइडर्स के होते हैं, उनमें बहुत गूगल सर्च को लेकर, गूगल सर्विस को लेकर, क्रोम ब्राउज़र को लेकर, यूट्यूब को लेकर, गूगल मैप्स को लेकर, जीमेल को लेकर, ये सारे जो समझौते हैं इनमें बदलाव होगा। और गूगल को अब डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स से या फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को इस बात की इजाज़त देनी होगी कि वो दूसरे डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन का इस्तेमाल करने की सुविधा भी लोगों को अपने फ़ोन में दे। और गूगल ये भी किसी भी दूसरे API को जिनसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उसको एक्सेस एंड्रॉयड सिस्टम में डिनाई नहीं करेगा, और इससे शायद इंटरनेट के पूरे स्पेस में काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा। सरकार अब डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवा देने वाली कंपनियों का स्पेशल ऑडिट करवाएगी। ये ऑडिट भारत के महालेखा परीक्षक यानी कैग से करवाया जाएगा। सरकार को आशंका है कि कंपनियां रेवेन्यू कैलकुलेशन में बड़ी गड़बड़ियां कर रही हैं, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि DTH कंपनियों को अपने एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू का 8% लाइसेंस फीस के रूप में सरकार को देना होता है। सरकार को लग रहा है कि कंपनियां जानबूझकर अपने रेवेन्यू को कम बता रही, जिससे उन्हें कम लाइसेंस फीस देनी पड़े। इसके अलावा देश के हेल्थ सेक्टर की नब्ज जांचने के लिए कैग पूरे हेल्थ सेक्टर का ऑडिट करने भी जा रहा है। देश के हेल्थ सेक्टर का एक विस्तृत ऑडिट होगा। इससे पहले कैग कुछ रिसर्च और राज्य विशेष मुद्दों को लेकर ही ऑडिट करता था, लेकिन इस बार यह व्यवस्था बदलेगी, एक बड़ा विस्तृत ऑडिट किया जाएगा। सर, पहला सवाल, DTH कंपनियों पर क्या छुपा रही हैं कंपनियां? DTH कंपनियों ने किस्सा कहाँ से शुरू हुआ है? किस्सा ऐसे शुरू हुआ है कि साल मई में DTH कंपनियों ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी, और सरकार को एक चिट्ठी में लिखकर कहा कि जितना रेवेन्यू शेयर उनको अपनी कमाई में से जो 8% हिस्सा, जैसा आपको शुभम ने बताया कि 8% हिस्सा उनको अपनी कमाई में से लाइसेंस के बदले देना पड़ता है सरकार को, वो नहीं दे सकती, क्योंकि नेटफ्लिक्स के कारण, OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ोतरी के कारण उनके रेवेन्यूज़ में लगातार गिरावट आ रही है। सरकार ने 2003 से 2007 के बीच भारत में 6 कंपनियों को DTH लाइसेंस दिए थे, DTH सेवा देने के लाइसेंस दिए थे, जिसमें से एयरटेल, टाटा प्ले, डिश और सन डायरेक्ट, ये 4 कंपनियां फिलहाल सक्रिय हैं जिनकी DTH सेवाएं भारत में उपलब्ध हैं। इन कंपनियों का तर्क था कि उनको नुकसान हो रहा है और इसलिए वो रेवेन्यू शेयरिंग या लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं कर सकती, उन्हें थोड़ा और अधिक समय दिया जाए क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार का ये मानना, सरकार के भीतर ये मानना था कि नहीं, इन कंपनियों के सर्विसेज लगातार बढ़ रही हैं, लोग DTH का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए इनके पूरे हिसाब किताब में, इनके रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था में
में कुछ किसी न किसी तरीके की गड़बड़ है। यहाँ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, लगभग ऐसा ही काम टेलीकॉम सेक्टर में हुआ था और जिसके बाद हमने AGR का पूरा केस देखा था। कुछ वैसी ही ध्वनि यहाँ भी हमें सुनाई पड़ रही है कि शायद अब CAG की तरफ से इनके ऑडिट होंगे, इन कंपनियों के अकाउंट्स देखे जाएंगे और ये पता चलेगा कि इनके वास्तविक रेवेन्यू कितने आ रहे थे और क्या उस रेवेन्यू के जरिए ये सरकार को पर्याप्त राजस्व या राजस्व में हिस्सेदारी नहीं दे रहे थे। और इससे एक नई किस्म की जद्दोजहद DTH सेक्टर में भी शुरू हो गई, जो लगभग टेलीकॉम सेक्टर के AGR जैसी दिखाई दे रही है। सर, हेल्थ सेक्टर का ऑडिट क्यों कराया जा रहा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। अगर ये ऑडिट होता है तो भारत में पहली बार हेल्थ सेक्टर के CAG से समग्र ऑडिट की व्यवस्था की जा रही है। हमें यह समझना होगा कि CAG आज भी हेल्थ सेवाओं का ऑडिट करती है, पर वो अलग अलग राज्य सरकारों के बिहार की हेल्थ सर्विस का एक ऑडिट आया था 2 साल पहले, जिस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, बिहार की बेहद ख़राब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। अलग अलग राज्यों के ऑडिट CAG करती है और उसकी रिपोर्ट उन राज्यों को और सरकार को देती है। इसके अलावा CAG केंद्र सरकार की कुछ स्कीमों के भी अलग अलग हेल्थ सेक्टर के ऑडिट करती, पर जो अब तैयारी है वो ये कि अब CAG समग्र पूरी भारत की हेल्थ सिस्टम का ऑडिट करेगी और ये शायद अपने आप में काफ़ी बड़ा ऑडिट होने वाला है, जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी था, निहायत रूप से ज़रूरी था, क्योंकि कोविड के दौरान हमने भारत में पूरे हेल्थ सिस्टम को बुरी तरह ध्वस्त होते देखा था और इसलिए इस बात की ज़रूरत थी कि भारत में हेल्थ सिस्टम का एक ईमानदार पारदर्शी ऑडिट किया जाए। CAG की तरफ से इस बात का भी संकेत दिया गया है कि CAG इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों को भी शामिल करेगी इस ऑडिट में, यानी कि सिर्फ हेल्थ सेवाएं जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दे रही वही नहीं, बल्कि सरकार और केंद्र और राज्य की स्कीमों का भी ऑडिट इसमें किया जाएगा। अब ये रिपोर्ट हमारे सामने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या तस्वीर लेकर आती है हमें पता चलेगा, पर यह ऑडिट महत्वपूर्ण है और अगर ये पूरी पारदर्शिता और व्यापक रूप से होता है तो इसकी सिफारिशें या इसके नतीजे हमारे लिए चौंकाने वाले होंगे। अब बात राज्यों के बजट की। राज्यों के बजट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। एक और राज्यों को बाजार से महंगे कर्ज मिल रहे हैं। ताजा ऑक्शन में राज्यों के लिए बाजार से कर्ज उठाने की औसत लागत 7.84% पर पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर RBI की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश में 10 ऐसे राज्य हैं जिनकी माली हालत ज़्यादा खराब है। इसकी वजह जो है वो उनका खराब वित्तीय प्रबंधन है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों की ओर से बार बार RBI की खास लिक्विडिटी विंडो से कर्ज उठाया जा रहा है। RBI की इस विंडो से कर्ज समान तौर पर राज्य तब उठाते हैं जब उन्हें बाजार से आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता या उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, तब वो RBI की एक खास विंडो का इस्तेमाल करते हैं। सर, क्या है ये खास विंडो और इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा है इसका? शुभम, ये 10 राज्य जो हैं जिनको हम चर्चा में पहले भी लाते रहे, इन 10 राज्यों को रिजर्व बैंक अपने हिसाब से राजकोषीय दृष्टि से चिंताजनक परिस्थिति वाले या राजकोषीय दृष्टि से जोखिम भरे राज्यों के दर्जे की श्रेणी में डाल चुका है। वल्नरेबल स्टेट्स कहा जा चुका है। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ एक दूसरी चीज़ हो रही है जो महत्वपूर्ण है और जिसलिए इस खबर को हमने आज मनी सेंट्रल में शामिल किया। रिजर्व बैंक के पास 3 ऐसी खिड़कियां हैं जिन खिड़कियों पर जाकर राज्य सरकारें छोटी अवधि के कर्ज ले सकती हैं। वैसे तो उनको कोई कर्ज देता नहीं, रिजर्व बैंक के जरिए ही बैंक वो कर्ज देते हैं। इसमें एक खिड़की है जिसको कि हम स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी कहते हैं, SDF। इसमें 5 दिन का कर्ज मिलता है राज्य को, 5 वर्किंग डेज का। दूसरी वेज एंड मीन्स एडवांस है, इसमें भी 5 दिन का कर्ज मिलता है। और तीसरा एक ओवरड्राफ्ट होता है जो 14 दिन के लिए राज्यों को दिया जाता है। इन राज्यों का जिनका जिक्र शुभम ने भी खबर में किया, इन राज्यों ने बार बार रिजर्व बैंक की इन खिड़कियों पर जाकर दस्तक दी और इनसे पैसा उठाया। ये 2 चीजें महत्वपूर्ण रूप से बताती है। एक तो ये कि इन राज्यों के ट्रेजरी का मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है। इन राज्यों की ट्रेजरीज में कैश फ्लो सही नहीं है, यानी समय पर इनके पास तनख्वाहें बांटने के लिए, तमाम भुगतान करने के लिए पैसा नहीं होता और इसलिए इन्हें कुछ खास समय पर अपने इंटरनल रिसोर्सेज से या रेवेन्यू से इतना पैसा नहीं मिल पाता और इन्हें RBI की इन खिड़कियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन खिड़कियों का या इन रास्तों का बार बार इस्तेमाल बताता है कि किसी राज्य सरकार की माली हालत दिनों दिन लड़खड़ा रही है और उसे ज़्यादा बार ऐसे शॉर्ट टर्म कर्ज लेने पड़ रहे हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि ये भी बताती है कि वो राज्य सरकार लंबे समय के कर्ज लेने के लिए बाजार में दिक्कत महसूस कर रही है। उसे बाजार में लॉन्ग टर्म के कर्ज नहीं मिल रहे हैं। ये दूसरा पहलू है। और जैसे जैसे वेज एंड मीन्स एडवांस बढ़ते जाते हैं, राज्य सरकारों की बैलेंस शीट पर, उनकी साख पर दबाव बढ़ता जाता है। सर, दूसरी तरफ ये खबर है कि राज्यों को जो मिलने वाला कर्ज है बाजार से वो महंगा मिल रहा है। ये केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? ये केंद्र सरकार के लिए इसलिए 2 तरह से चुनौती। पहली चीज़ तो है कि राज्य सरकारों के जो 10 साल के बॉन्ड हैं और केंद्र सरकार का जो 10 साल का बॉन्ड है उसमें करीब 30 से 32 बेसिस पॉइंट का स्टैंडर्ड लेवल का स्प्रेड होता है। यानी अगर केंद्र सरकार को
को 7.5% के 10 साल के बॉन्ड पर कर्ज मिलता है, तो राज्य सरकारों के 10 साल के बॉन्ड को 7.7 या 8% के आसपास मिलता है। पर ऐसा पूरे देश में नहीं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं और उन्हें उस हिसाब से कर्ज मिलता है। अब राज्य सरकारों को कर्ज मिलने में दिक्कत हो रही है और इससे केंद्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव रहेगा कि वो इस साल अपने कर्ज की मांग में और अपने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करे, क्योंकि रिजर्व बैंक लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। केंद्र सरकार के लिए तो खैर अजीब स्थिति है ही, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि भारत में केंद्र राज्य का सामूहिक राजकोषीय घाटा 90% के आसपास इस साल है 88-89% के आसपास है। अब जबकि ब्याज दरें और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, राज्य सरकारों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस की तरफ बढ़ना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि बैंक बाजार से उन्हें कर्ज उठाने में दिक्कत होगी। अभी हाल के जो आंकड़े हैं उसमें 20 साल का बॉन्ड का कर्ज पंजाब ने 7.7% पर उठाया है, केरला ने 400 करोड़ का 25 साल का कर्ज 7.7% पर उठाया है और ये 25 साल का कर्ज है और इसका वेट का जो टोटल 10 साल का जो कर्ज इस समय राज्य सरकारें ले रही, उनका जो औसत एवरेज है, वेटेड एवरेज है, वो 7.8% के आसपास है। तेल उत्पादक देशों की तरफ से लगातार होती कटौती और एलएनजी की बढ़ती मांग से विश्व को पहले एनर्जी संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फेथ विरॉल का यह बयान दर्शाता है कि आने वाले दिनों में गैस और तेल को लेकर दिक्कतें कितनी बढ़ सकती हैं। एनर्जी संकट गहराने की वजह बढ़ती मांग के साथ साथ अमेरिका और सऊदी के बीच बढ़ती तल्खी भी बनी हुई है। मंगलवार को सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान ने कहा कि कुछ देश तेल की कीमतों को अपने तरीके से संचालित करने के लिए तेल के इमरजेंसी स्टॉक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बयान को जो बाइडेन के उस फैसले की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेल की कीमतों को कम करने के लिए इमरजेंसी स्टॉक से तेल बेचने की बात कही थी। सर, आईईए इस संकट में रूस की क्या भूमिका देख रहा है? आईईए के इस बयान में आईईए ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि दुनिया में पहली बार इतना बड़ा एनर्जी संकट दिखाई दे रहा है और जिसके बहुत सारे आयाम हैं जिन पर हम अलग अलग चर्चा करते रहे। दो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हमारे लिए पकड़ने वाली हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और हमारी अपनी आपकी जेब तक आने वाले असर के तौर पर। एक तो महत्वपूर्ण बात यह कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि दुनिया को रूस के तेल की ज़रूरत होगी, कैप लगे या ना लगे। अगर कैप अप्लाई किया जाए, जैसा कि प्राइस कैपिंग की चर्चा चल रही है, दिसंबर के पहले हफ्ते में शायद यूरोपियन यूनियन इस पर फैसला लेगी कि रूस से आने वाला तेल की कीमत $60 से $60 के आसपास की चर्चा है, उससे ऊपर ना दिया जाए। आईईए का कहना है कि अगर रूस के तेल की आपूर्ति बाजार में और कम होती है तो बाजार में कीमतें रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अभी हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतों में $95, $96 से $92 तक की गिरावट दिखी है, इसमें बड़ी भूमिका अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनसे छोड़े गए तेल की है, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आईईए का कहना है कि रूस एक बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर है, उसके तेल की आपूर्ति रोककर बाजार में मौजूदा मांग की परिस्थिति में सप्लाई को संतुलित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात आईईए ने कही है जो नेचुरल गैस को लेकर है। आईईए के हिसाब से नेचुरल गैस की चुनौती ज़्यादा बड़ी है और खासतौर से नेचुरल गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर अब कम पड़ रहा है। आईईए ने अपनी रिपोर्ट में बताया हाल में कुछ सोर्सेज के हवाले से कि करीब 60 से ज़्यादा एलएनजी टैंकर्स यूरोप के देशों ने अपने यहाँ फ्लोटिंग स्पोर्ट में तब्दील कर लिए हैं। जो एलएनजी टैंकर्स जो गैस लेकर एक देश से दूसरे देश के बीच में जाते थे, उन्हें यूरोप के देशों ने अपने बंदरगाहों में तदर्थ बंदरगाह के तौर पर तैयार कर लिया और उन टैंकर्स को वहां खड़ा कर दिया गया और उनमें बाहर से आने वाली गैस स्टोर की जा रही। यूरोप में चूंकि गैस के फैसिलिटीज़ बनाने की सुविधा इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पा रही है, तो टेम्परेरी गैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही, जिनमें जो अवेलेबल टैंकर्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए एक तो एलएनजी है अवेलेबल, पर टैंकर्स की शॉर्टेज है, टैंकर्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि एलएनजी की भी आपूर्ति बढ़ाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिस ढांचे की ज़रूरत है, उसमें भी तत्काल निवेश नहीं हो पा रहा है। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो आईईए की रिपोर्ट से हमारे सामने निकलकर आई हैं। सर, तेल की कीमतों को लेकर आगे कैसा आउटलुक बनता दिख रहा है? तेल की कीमतों को लेकर दो चीज़ें। एक तो हमने सऊदी अरब के प्रिंस का बयान देखा जिसने अमेरिका की तरफ सीधे निशाना लगाया। हमने कहा भी, इस पर चर्चा भी की थी कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल छोड़ता रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी, लेकिन वो कब तक चलेगा ये थोड़ा सा मुश्किल है। तेल की कीमतों पर अभी दबाव इस बात का है, दो चीज़ों का। एक तो ये कि मंदी कितनी गहरी होने वाली आने वाले समय में, इसकी संभावनाओं पर। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका की तरफ से बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति फिलहाल
स्ट्रेटेजिक भंडारों से बनी रहेगी, क्योंकि अमेरिका में महंगाई को नियंत्रण करने में वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट की भी अपनी एक भूमिका है। अब इसके बाद अगला महत्वपूर्ण चरण हमारे सामने तेल की कीमतों को निर्धारित करने की दृष्टि से दो होंगे। पहला ये, जब रूस की कैपिंग का फैसला होगा उसके बाद दिखाई देगा कि रूस उस पर कैसे रिएक्ट करता है। क्या रूस अपनी आपूर्ति बंद करेगा, रोकेगा, और बाजार में मांग और आपूर्ति की परिस्थिति क्या बनेगी। और दूसरा, ओपेक देश अगर कीमत अमेरिका की तरफ से कच्चे तेल की आपूर्ति लगातार जारी रही तो क्या ओपेक देश उत्पादन में एक और कटौती का फैसला लेंगे। ये दो बड़े आने वाले इवेंट्स हैं जो ये तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कहाँ तक जाती हैं। फिलहाल ओपेक देश इसे $90 से ऊपर थामे हुए हैं। 90 से 95 के बीच कीमतें मूव कर रही हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन की कमान संभालने के बाद क्या भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए की राह आसान होगी? ऐसा इसलिए लोग मान रहे हैं, ऐसा इसलिए लोग सोच रहे हैं क्योंकि सुनक इससे पहले इस एफटीए को समर्थन कर चुके हैं, एफटीए का समर्थन कर चुके हैं और इसको लेकर एक कमिटमेंट भी किया गया था। भारत ब्रिटेन एफटीए को दिवाली तक मंजूर करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से एफटीए में देरी हुई। सुनक ब्रिटेन की इकोनॉमी पर नया जोर देना चाहते हैं। सुनक ऐसे समय में ब्रिटेन की कमान संभाल रहे हैं जब ब्रिटेन गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। सर, पहला सवाल तो ये कि लिज ट्रस गई, सुनक आ गए, पार्टी सेम है, पॉलिसी सेम है, कितने अलग होंगे सुनक ट्रस से? शुभम, ऋषि सुनक को लेकर भारत में अलग तरीके से चर्चा है, पर हम इसे ऋषि सुनक की और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, क्योंकि ऋषि सुनक की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कर क्या पाते हैं और उनके पास स्पेस कितना होता है। जैसा शुभम ने कहा, सवाल पहला यहीं से शुरू होता है। ब्रिटेन की भी पूरी राजनीति पर्सनालिटी ओरिएंटेड है, लोगों पर, चेहरों पर केंद्रित है, और अक्सर ब्रिटेन की उस राजनीति में, वहीं से वो मॉडल हमारे पास भी है, उस राजनीति में ये चर्चाएँ खत्म हो जाती हैं, ये चर्चाएँ पीछे हट जाती हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का हाल क्या है। और इसलिए हमने ये देखा कि ब्रिटेन में पिछले 6 साल में इतने प्रधानमंत्री बदल गए, वो भी एक ही पार्टी से। अब यहाँ 2-3 बड़ी चुनौतियाँ सुनक के सामने हैं। एक चुनौती है कि सुनक उन्हीं सारी नीतियों को लागू करते रहते बोरिस जॉनसन के साथ, जिनके कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में चुनौती आई। एक दूसरी चीज, उनकी पार्टी ने ब्रेग्जिट का समर्थन किया था। ब्रेग्जिट जो कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ लिया गया फैसला था, और ये माना जा रहा है कि उसके बाद से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आई, ब्रिटेन पिछड़ता चला गया। और पहली बार शपथ लेने के बाद जो पहला स्टेटमेंट था, उस सुनक को कहना पड़ा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि मौजूदा परिस्थिति में 2 बड़े और परस्पर विरोधी काम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में हो रहे हैं। ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड तेजी से ब्याज दरें बढ़ा रहा है, यानी ब्रिटेन के लोगों की मॉर्गेज कॉस्ट बढ़ेगी, कंपनियों के लिए कर्ज की लागत बढ़ेगी, लोगों की मकान की किश्तें महंगी होंगी। दूसरी तरफ पिछले 3-4 साल का जो कामकाज बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक का 10 और 11, जिसको हम कहते हैं डाउनिंग स्ट्रीट 10 और डाउनिंग स्ट्रीट 11 का मिला जुला रहा है, उसके कारण भारी घाटा और अनफंडेड घाटा तैयार है। यहाँ इस बीच में ऋषि सुनक को खड़े होकर ना तो वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक सकते हैं, और ना ही वो सरकार की तरफ से एक सीमा से अधिक कर्ज का कार्यक्रम ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही लिज ट्रस और उनके वित्त मंत्री ने किया था, जिसका असर हमने बाजार में देखा। ब्रिटेन का बाजार टोरी गवर्नमेंट को लेकर, टोरी सरकार की नीतियों को लेकर बहुत हॉकिश है, बहुत ज़्यादा आक्रामक है, और ये 2016 से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में, और इसलिए उसने इतना सख्त रिएक्शन दिया। टोरी सरकार के भीतर लिज ट्रस की नीतियों पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने चुना था। ये सिर्फ और सिर्फ बाजार की का दबाव था कि पाउंड की गिरावट, ब्रिटेन के लिए कर्ज की दरों में बढ़ोतरी, जिसकी वजह से लिज ट्रस को इतने कम समय में अपना पद छोड़ना पड़ा और नए वित्त मंत्री आए। तो यहाँ से सवाल ये है कि 31 अक्टूबर को शायद ऋषि सुनक के बताएंगे कि उनकी नीतियाँ क्या होने वाली हैं। जो बात बराबर वहाँ चर्चा में है कि ऋषि सुनक भी उन्हीं नीतियों, उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिस व्यवस्था ने अभी तक पिछले सालों में, इतने सालों में, लगातार काफ़ी साल से कंजर्वेटिव पार्टी ने रूल किया है, उन्हीं नीतियों का हिस्सा है, और वही नीतियाँ उन्हीं नीतियों के कारण ब्रिटेन की सरकार चुनौती में है। तो ये तो मौजूदा परिस्थिति है। इस परिस्थिति में क्या वो टैक्स बढ़ाएंगे घाटे कम करने के लिए? तो कहाँ टैक्स बढ़ाएंगे? ये माना जा रहा है कि शायद वो पेट्रोलियम और ऊर्जा कंपनियों पे लेवी लगाएंगे, पर जो वादा बोरिस जॉनसन का पहले से था कि लोगों की एनर्जी कॉस्ट में कमी की जाएगी, लोगों को जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, वो कहाँ से आएगा? सुनक
आ तो बहुत आसानी से गए हैं, पर जो मौजूदा चुनौतियां हैं वो काफ़ी गहरी दिखती हैं। सर, अगर आर्थिक मोर्चे पर देखें तो आप सुनक के सामने सबसे बड़ी आने वाले दिनों में क्या चुनौती होगी और इससे कैसे निपटा जाएगा? सबसे बड़ी चुनौती इस समय यह है कि किस तरह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की साख और क्रेडिबिलिटी को स्थापित किया जा सके। जब वो आए तो हमने पाउंड में थोड़ी सी रिकवरी देखी, ब्रिटेन की कॉस्ट में कमी आई, पर ब्रिटेन सुनक की चुनौती मुझे लगता है आर्थिक से ज़्यादा बड़ी शुभम राजनीतिक है इस समय, क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी में जा चुकी है। फिलहाल अगले 1 साल तक वहाँ कुछ बड़ा बदलाव नहीं होना। बैंक ऑफ इंग्लैंड को फ्री करने के लिए, राजकोषीय दबाव से अलग करने की बात तो IMF भी कह चुका है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड तो आने वाले समय में ब्याज दर बढ़ाएगा। सुनक को अपनी पार्टी की जो घटती लोकप्रियता है उसे बचाना है, और उन्हें इसलिए शायद ज़्यादा तेजी से बनाया गया और कोई इलेक्शन नहीं कराया गया, क्योंकि एक चीज़ हमारे यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि सुनक की आर्थिक नीतियों को उनकी ही पार्टी नकार चुकी थी अगस्त में, जब वो डायरेक्ट इलेक्शन में गए थे। डायरेक्ट इलेक्शन में उन्होंने अपनी इकोनॉमी का एजेंडा पेश किया था और लिज ट्रस ने अपनी इकोनॉमी का एजेंडा पेश किया था, और उनकी पार्टी के इलेक्शन में सुनक की सारी नीतियां नकार दी गई थी और उसकी जगह दूसरा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया गया था। तो सुनक की कोशिश होगी कि अर्थव्यवस्था को जितने डैमेज हो रहे हैं उन्हें थोड़ा कम किया जा सके, साख बेहतर की जा सके, ताकि उनकी पार्टी की साख बनी रहे। क्योंकि जितने ओपिनियन पोल, जितने सर्वे आ रहे हैं, उनमें कंजर्वेटिव पार्टी की, टोरी पार्टी की साख बुरी तरह टूटी हुई है। ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन में इलेक्शन और चुनाव की तरफ बढ़ने का खतरा ज़्यादा है मौजूदा परिस्थिति में। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक तौर पर यह है कि ब्रेक्जिट से बाहर निकलने के बाद बहुत सारा पेंडिंग एजेंडा ब्रिटेन के सामने मौजूद है EU से नेगोशिएट करने के लिए। उसे कैसे सुनक हैंडल करेंगे? सर, अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, FTA का क्या होगा? यही सबसे बड़ी दुविधा है। अगर आप गौर से देखें तो भारत और ब्रिटेन का FTA तब तक बहुत अच्छी गति से चलता रहा जब तक उसमें इमिग्रेंट्स का सवाल नहीं आया, जब तक भारतीयों को वहाँ काम देने का सवाल नहीं आया। और जैसे ही भारतीयों को काम देने का सवाल आया तो ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री, जिनको अभी फिर दोबारा गृह मंत्री बनाया ऋषि सुनक ने, सुएला ब्रावर्मैन ने, उन्होंने इस पर टिप्पणी की। अब यहाँ दुविधा समझना जरूरी है ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक से अगर हम ये उम्मीद बनाकर बैठे हुए हैं कि वो इस FTA को भवसागर पार करा देंगे, तो शायद थोड़ी नाइंसाफी है। ऋषि सुनक उस टीम के मेंबर हैं, उस सरकार से आते हैं, उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने ब्रेक्जिट को लीड किया था, और जिस पार्टी ने प्रवासियों की समस्या के कारण, ब्रिटेन में आ रहे बाकी प्रवासियों की समस्या के कारण ही ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर लिया था। ब्रिटेन को, कंजर्वेटिव पार्टी को अपनी भविष्य की राजनीति के लिए उस स्टैंड को और ज़्यादा मजबूत करना जरूरी है कि वो ब्रिटेन में कारोबार के अवसरों को किसी बाहर के देश के लोगों को नहीं देगी। ये बुनियादी बिसात है जिस बिसात पर टोरी पार्टी खड़ी हुई है, और इसलिए जैसे ही भारत के लोगों को रोजगार देने की, डॉक्टरों को रोजगार देने की बात आई, कंजर्वेटिव पार्टी में विरोध के स्वर शुरू हो गए, और यहीं आकर ये डील फंस जाती है। ऋषि सुनक इतने आक्रामक हो पाएंगे क्या कि वो पार्टी की घटती लोकप्रियता के अगेंस्ट जाकर भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दें और भारतीय प्रवासियों और भारतीय लोगों को काम देने लगे? इससे फिर कंजर्वेटिव पार्टी की जो अपनी पूरी पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, जिस पोजीशनिंग पर इतने समय से वो इतने प्रधानमंत्री कुर्बान कर चुकी है, उस पर उसका क्या होगा? और इसलिए शायद अभी ऋषि सुनक पहले अपनी देश की अर्थव्यवस्था संभालेंगे, डूबती साख संभालेंगे, बजट संभालेंगे, और उसके बाद फिर FTA की तरफ आगे जाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक के आते ही सीधे FTA पे बात शुरू होगी और FTA हो जाएगा। FTA की राह अभी भी उतनी आसान नहीं है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर आऊंगा शाम को 7 बजे नए मनी सेंटर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो